मुझे यहाँ तक लाने में जिन दो लोगों की भूमिका है, उनमें से एक राजेश जी तो हैं ही, वो हर्षवर्धन जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे मालूम नहीं था कि राजेश जी और हर्षवर्धन दोनों एक ही कार्यक्रम आने की बात कर रहे हैं। बाद में पता चला। मुझे आज आंध्र प्रदेश स्टेट की कार्यशाला में रहना था, इसलिए मैंने राजेश जी को मना किया था कि मैं रह नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे सौभाग्य से आप सबको मिलना था। वो कार्यशाला 2 दिन पहले जो है वो अगली डेट में शिफ्ट हो गई। तब मैंने राजेश जी को कहा, मुंबई में हम साथ साथ थे, कि मैं अब आ सकता हूँ। और सभागार में उपस्थित सभी NYCS से जुड़े हुए, वैसे कार्यकर्ता वहाँ शब्द प्रयोग करने में कोई नुकसान नहीं है। सभी मैं देख रहा हूँ देश भर से, उज्जैन से लेकर गाजियाबाद तक के हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, तो सभी बंधु हो। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप सबके बीच में आने का अवसर मुझे मिला। बहुत पहले ये अभिषेक हमारा विषय क्वेश्चन चर्चा करता था कि एक संस्था है हमारी, उससे मैं जुड़ा हूँ। तो मैं सोचता था मेरे काम में तो वो आने वाली नहीं है, तो मैं सुनता था और इग्नोर करता था। लेकिन वो संस्था इतनी बड़ी है, और अभिषेक को यहाँ देखने के बाद मुझे लगा कि अच्छा उसी संस्था में मैं आया हूँ जिसकी चर्चा कभी कभी अभिषेक करता था। तो पिछले 1999 से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और जैसे संजय पाजपुर जी ने कहा कि मल्टी स्टेट और मल्टीपर्पज एकमात्र संस्था ये है जो इस क्षेत्र में देश भर के अंदर लगी है। युवा सहकार नाम की आपकी पत्रिका है, वो भी मैंने देखी, मुझे हर्षवर्धन जी ने बताया। अच्छा प्रयास है। और आप सब लोगों ने एक संकल्प किया है कि हम विश्व भर के लोगों को इस संस्था के मंच में लाकर सहकारिता और सहकार क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं और भारत क्या सोच रहा है, इसकी जानकारी देने के लिए आप कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो मेरी उसके लिए शुभकामनाएं। और मुझे ये भी कहा गया था कि इसकी घोषणा करनी, तो घोषणा तो उसकी हो ही गई, लेकिन वो सफल हो इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। लेकिन मंच पर बैठे हुए सहकारिता क्षेत्र के हमारे एक्सपर्ट सभी लोगों ने कुछ ना कुछ बोला है। आपके बीच में मेरे मन में एक विषय आया कि आपके बीच में चर्चा करूं, क्योंकि एक तरह से सभी विद्यार्थी परिषद और कहीं ना कहीं हम सब अपने संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उन्होंने अपने शब्दों में बहुत अच्छे से परिभाषित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता 3 संदर्भ में प्रकट होनी चाहिए। एक उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र है, हमारा लोकतंत्र हमको मिल गया है। दूसरा उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं तो सामाजिक लोकतंत्र प्राप्त होना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि आर्थिक लोकतंत्र भी हमको मिलना चाहिए। हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए और अब हमारा संविधान लागू हो गया, तो हमको क्या प्राप्त हुआ? तो वर्णन करते समय कहते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब है कि अब हम अपना वोट अपनी इच्छा से किसी को भी दे सकते हैं। और दूसरा, एक जो निश्चित मर्यादा लागू की गई है संविधान के अनुसार, उसके अनुसार हम चुनाव लड़ने की अर्हता का पालन करते हुए किसी भी पार्टी से या बिना पार्टी के चुनाव लड़ सकते हैं। एक तरह से ये जो हमको प्राप्त हुआ, इसको उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र कहा है।
राजनीतिक प्रजातंत्र, और हमको किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। डिस्क्रिमिनेशन जिसको शब्द प्रयोग करते हैं, वो जेंडर के आधार पर हो, वो पूजा पद्धति के आधार पर हो, वो आयु के आधार पर हो, वो शिक्षा के आधार पर हो, वो जाति के आधार पर हो, भेदभाव रहित सबको समान अवसर ये प्राप्त हो। दीनदयाल जी ने कहा ये सामाजिक लोकतंत्र है। तीसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने अपने लेखन में प्राचीन अपने धर्म ग्रंथों का उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हर व्यक्ति को काम का अधिकार मिलना चाहिए। मैं धर्म ग्रंथों के सुभाषितों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। वो कहते हैं कि जन्म लेने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन के लिए काम अपनी इच्छा से चुन सके। इसको उनका ही आर्थिक लोकतंत्र है। सरकार अपनी तरफ से योजनाएं थोप कर तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, एक तरह से उस व्यक्ति का स्वातंत्र नहीं है। दीनदयाल जी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए अपना काम जब चुनेगा और चुनने का उसको अधिकार होगा और सरकार उसकी इच्छा के अनुसार उसको वो काम दे सकेगी, इसका नाम आर्थिक लोकतंत्र है। आगे वो कहते हैं कि व्यक्ति इच्छा व्यक्त करेगा, लेकिन इच्छा व्यक्त करने के बाद काम उसने चुन लिया, लेकिन यदि उसको प्रतिस्पर्धा में आना है, उसको प्रोडक्शन देना है, तो उसमें उसको कुशलता देनी पड़ेगी। इसलिए सरकार का दूसरा काम है वो कौशल विकास करे, जिसको हम स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं। दीनदयाल जी के इस चिंतन को मैंने आपके बीच में उल्लेख किया इसलिए कि हमारा सहकारिता का क्षेत्र इस आर्थिक लोकतंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात मैं इसलिए भी उल्लेख कर रहा हूं, हम सब युवा यहाँ पर बैठे हैं और हम सब एक तरह से गाइडेड मिसाइल हैं। गाइडेड इस संदर्भ में है कि जिन संस्कारों में और जिन संगठन की पद्धतियों में पले बड़े हैं, तो हमारे सोचने का तरीका डेवलप हुआ है, इसलिए गाइड है। लेकिन सामान्य देश के अंदर के गांव के अंदर रहने वाले, सुदूर इंटीरियर में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक व्यक्ति के, नौजवान के मानस को आप देखोगे तो मानस हमारा उनका एक नहीं। वो मानस क्या है कि मैं BA-MA की पढ़ाई करूं, जितनी उसकी क्षमता है, और उसको सरकारी नौकरी मिल जाए, और इसलिए सरकारी नौकरी में ही रोजगार है। ये हमारा माइंड सेट डेवलप हुआ है, मानसिकता तैयार हुई है। ये क्यों हुआ है? तो आप में से अध्ययनशील लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको ध्यान में होगा अंग्रेजों के द्वारा भारत की लूट का जो योजनाबद्ध तरीके से प्रयास हुआ, तो दादा भाई नौरोजी ने एक बहुत अच्छा उस पर निबंध लिखा है। उसका शीर्षक है भारत की लूट का ब्रिटिश षड्यंत्र। तो कहते हैं तो उनका प्लानिंग क्या था? उनका प्लान था, इसको उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक निर्गम शब्द प्रयोग किया है। जो आर्थिक जगत के लोग हैं उनको ध्यान में आएगा। तो कहते हैं कि उनके मन में क्या था कि ऊंची पोस्ट पर बाहर से अंग्रेज आएंगे, उनकी भड़काऊ यानी अधिक खर्चीली जीवन शैली के लिए भारत से पैसा कलेक्ट होगा, उनको वेतन दिया जाएगा, वो वेतन को इंग्लैंड में भेजेंगे, फिर वही वेतन वहां की इनकम यहाँ के आर्थिक तंत्र को, खनिज तंत्र को, उसको लूटने का काम करेगी। ऐसा वर्णन किया है। उसमें वर्णन करते समय क्या कहते हैं? तो कहते हैं उनका भारत के लोगों के बारे में क्या विचार था? तो उनका विचार था भारतवासी निम्न कोटि का
शारीरिक और मानसिक नौकरी देने का काम ये हम भारत के लोग करेंगे। और इसलिए जो नौकरी का चलन है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में तो सरल शब्दों में बोला गया, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। लेकिन ये जो माइंडसेट चेंज हुआ, इस माइंडसेट में क्या होने लगा कि नौकरी सरल है, एक जीवन भर के लिए गारंटी हो जाती है। ऑफिस जाओ, अपना काम कम करो ज्यादा करो, क्रिकेट देखो या ना देखो, लेकिन फिर भी एक गारंटी है और बाद में पेंशन भी है। और इसको सरल मानने के कारण से हर नौजवान क्या सोचता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। और जब आज के समय मोदी जी कहते हैं कि पकोड़ा बेचकर भी यदि कोई व्यक्ति अपना जीवनोपार्जन करता है तो वो भी रोजगार है, तो इस पर मजाक होता है कि प्रधानमंत्री पकोड़ा बेचने की बात कर रहे हैं, उनको तो नौकरी देनी चाहिए। अब ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट इस देश के, जब हम ये कहते हैं कि इस देश की आबादी के अंदर 60% युवा है, और राजेश जी जब इस मंच से इस बात को बोलते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो वो जो युवाओं का देश है, तो वो युवा मेंटेलिटी क्या है, वो युवा सोचता क्या है, वो युवा करता क्या है। और इसलिए मैं ऐसा सोचता हूं, मैं उपस्थित नहीं था, लेकिन जिन बड़े लोगों ने NYCS शुरू किया, वो इस मानसिकता को चेंज करने का एक प्रयास है कि नौकरी नहीं, नौकरी मांगने वाले नहीं, हम रोजगार देने वाले कैसे बने, जिसको आज हमारे प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से बोलने का काम कर रहे हैं। ये जो बाबूगिरी की मानसिकता है, कितने नीचे तक बैठ गई। आप सब गांव के रहने वालों को ध्यान होगा, एक व्यक्ति को यदि किसी को नौकरी मिल गई, वो क्लरिकल जॉब ही मिल गया चाहे, तो उस गांव में उसको बोलते थे बाबूजी। उससे अधिक इनकम करने वाला किसान ये लोअर ग्रेड का है, और वो किसी चपरासी के रूप में काम करने वाला व्यक्ति भी उस गांव का बाबूजी बन जाता है। ये जो बाबूजी मानसिकता है, आज आप झारखंड देखो, उड़ीसा देखो, उत्तराखंड हिमाचल देखो, नौकरी के इस लालच में दिल्ली के अंदर आकर, बड़े शहरों के अंदर आकर व्यक्ति बर्तन मांजने के लिए तैयार है, चाय पर नौकरी करने के लिए तैयार है, रेस्टोरेंट में नौकरी करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसको नौकरी चाहिए और अपने गांव की जमीन छोड़ रहा है। वो जमीन पर बांग्लादेशी आ रहा है, वो पलायन हो रहा है, सारा बॉर्डर एरिया गांव के गांव देखोगे तो खंडर हो रहे हैं। ये मानसिकता इतने गहरे तक बैठी हुई है, इस मानसिकता को भी चेंज करना है। तो मैं समझता हूं कि NYCS माननीय दत्ता जी के फोटो में देख रहा था, विद्यार्थी परिषद ने देश के युवाओं की एक दिशा को बदला है। और इसलिए रोजगार के क्षेत्र में कुछ मॉडल हो, ये हो सकता है भैया, कर सकते हो, वहां नहीं, यहाँ रोजगार प्राप्त भी कर सकते हो, रोजगार दे भी सकते हो। और नौकरी तो एक को मिलती है, देश के करोड़ों लोगों को जोड़ सकते हो। ये प्रयास NYCS का प्रयास होगा, और स्थापित करने वालों के पीछे ये मानसिकता चेंज मूल होगा, मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा सोचता है। और इसलिए NYCS जहां कुछ लोगों को रोजगार देकर, कुछ कोऑपरेटिव के सहारे, कुछ युवाओं के अंदर कुछ उपक्रम चलाएगा, लेकिन साथ ही साथ देश के 60% युवाओं का मॉडल भी हो सकता है कि भैया ये लाइन है सोचने की, इस तरफ चलो। तुम NYCS के साथ जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो, लेकिन अपने गांव की कोऑपरेटिव तो बनाकर काम कर सकते हो ना। रवि ने जिसकी चर्चा की, कितने फील्ड खड़े हैं, और इसलिए नए नए क्षेत्रों के अंदर उतर कर इस युवा को एक गाइड करने का काम ये हमको करने की आवश्यकता है। जब हम सहकारिता की चर्चा करते हैं तो मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इस कार्यक्रम माना था। तो सहकारिता का उद्देश्य क्या क्या हुआ? 1904 से शुरू हुआ भारत के अंदर। उद्देश्य क्या था? शोषण मुक्त, स्वावलंबी, सशक्त
आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से समृद्ध बनाने वाली व्यवस्था ये सहकारिता होगी। लेकिन ग्रेवाल क्या कहते हैं, जब सहकारिता के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और उनकी रिपोर्ट आई, तो ग्रेवाल कहते हैं कि भारत के अंदर इस सहकारिता का आंदोलन समाप्त हो गया, फेल हो गया। फेल शब्द प्रयोग करते हो, क्यों करते हैं? तो कहते हैं करप्शन, अनुभवहीनता, गवर्नमेंट का अत्यधिक हस्तक्षेप और नौकरशाही इस सहकारिता के आंदोलन को लेकर बैठे। मैं जब दक्षिण के अंदर जाता हूँ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, गुजरात, तो सहकारिता सफल दिखती है। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश में जाकर देखो तो सहकारिता ये करप्शन का पर्याय है। और इसलिए ग्रेवाल ये भी कहते हैं कि भारत का यदि आर्थिक उत्थान करना है तो सहकारिता के आंदोलन को सफल होना ही होगा। ये सफल होना चाहिए, तभी आर्थिक प्रगति हो सकती है। और इसलिए हमको दूसरा काम है कि सहकारिता जो करप्शन का पर्याय बनी है, जिसको संजय जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, बड़ी कितनी ये नहीं है, चली कैसे, ये महत्व की बात है। जिनको उन्होंने अपने नारों में कहा कि संस्कार भी चाहिए, सहकार भी चाहिए, सहकार होगा तो उद्धार भी होगा। और इसलिए ये जो NYCS है देश के अंदर, ये सफल आर्थिक दृष्टि से कोऑपरेटिव तो होगी ही, लेकिन प्रमाणिकता के साथ काम करने वाले लोगों का भी एक मॉडल होगा कि किसी सहकारिता को अध्ययन करना है तो भैया NYCS का अध्ययन कर लो, ये मॉडल है, ये श्रेष्ठ है। ये भी काम करना और एक उदाहरण प्रस्तुत करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी होगी। भारत सरकार आगे बढ़ी है, हमें तो है नेतृत्व कर रहे हैं। 2015 में कौशल विकास मंत्रालय भी शुरू हुआ है। लेकिन दीनदयाल जी ने जो बोला था, अपन आने के बाद उन सारे क्षेत्रों के अंदर इस काम को कर रहे हैं। सैद्धांतिक मान्यता है और कदम भी आगे बढ़ गए हैं। NYCS ने उस कदम के साथ अपने कदम को मिलाकर देश के सहकारी आंदोलन को दिशा दे रही है। आज कैसा विषय है, राजेश जी ने थोड़ा सा उल्लेख किया। दुनिया में हलचल है, हर देश के अंदर अपनी आर्थिक व्यवस्था को लेकर सब चिंतित हैं। प्रधानमंत्री ने काशी की अपनी सभा में बहुत अच्छे से इस विषय को बोला है और उन्होंने कहा है कि इसमें एक ही उपाय है, वो उपाय है स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। जब हम सहकारिता की बात करते हैं तो वो 101% स्वदेशी ही है। और इसलिए मोदी जी का 2047 का विकसित भारत, इसका रास्ता सहकारिता के माध्यम से होकर ही जा सकता है। ये प्रयास और ये दिशा देने का काम भी NYCS ने करना पड़ेगा। हम आने वाले 25 सितंबर से देश के अंदर स्वदेशी मूवमेंट इसको शुरू कर रहे हैं। बीजेपी के नाते लंबा कैंपेन चलने वाला है, उसमें लोकल उत्पाद, वोकल फॉर लोकल, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये सारे ही पिसाएंगे। ये जब सारे पिसाएंगे तो इन सबका संबंध सहकारिता से आएगा। और इसलिए विकसित भारत की दिशा में इस देश के युवाओं को सहकारिता के साथ जोड़कर 2047 में दुनिया के अंदर भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये काम हमको करना पड़ेगा। तो बड़ा चैलेंज है, टैरिफ की धमकियां हो रही है, उससे संघर्ष करना है। संघर्ष करने के लिए रोजगार देना पड़ेगा, उनके उत्पाद को विपणन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनमें क्वालिटी है इसका विचार करना पड़ेगा। दुनिया के मार्केट में हमारा उत्पाद ये छोटा नहीं होना चाहिए, ये कमतर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला है, खिलौनों का उन्होंने उदाहरण दिया कि अब खिलौनों में पहले कितने पीछे थे, अब कितने आगे। उन्होंने मेडिकल लाइन का बोला है, तो इतनी हर्ष है।
जड़ी बूटियां हैं, क्या कोऑपरेटिव उस क्षेत्र में नहीं जाएगी? जाएगी। और इसलिए जो देश की डिमांड है वो डिमांड कोऑपरेटिव के द्वारा पूरी होने वाली है, और उसका बादल बनाने का काम अपनी कोऑपरेटिव चलाते हुए भी देश को दिशा देने का काम ये NYCS कर सकता है। और इसलिए हमको इस संकल्प को इतने आगे बढ़ाना है, और हम किसी के पिछले को बनने के लिए पैदा नहीं हुए, हमको आगे बढ़ना है, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना है। डिफेंस के क्षेत्र में क्या है, अभी दुनिया को लाइन लगाए खड़े कि ब्रह्मोस हमको भी दो। तो ये केवल भारत के अंदर का मात्र नहीं है, तो संपूर्ण दुनिया को भी दिशा देने का काम हम कर सकते हैं। और इसलिए आपका अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेटिव यूथ कॉन्फ्रेंस ये दुनिया के लिए भी मॉडल हो सकता है। तो भैया ये तरीका है, इस रास्ते पे चलो। बांग्लादेश के वर्तमान संयोजक उन्होंने पता नहीं कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया था, लेकिन अपने देश के अंदर तानाशाही लागू कर दी और नोबेल पुरस्कार ले आए। वो मॉडल नहीं हो सकता, मॉडल हमारा हो सकता है जिसको संजय जी ने बुलाया। और इसलिए मेरा नम्रता से आप सबके बीच में इतना निवेदन है, केवल हम सबसे बड़ी फायदे वाली सोसाइटी बन गई कोऑपरेटिव, इस पर ताली बजाकर मन को संतुष्ट हो जाना, इतने तक हमारा काम नहीं है। हमारी जो सोसाइटी शुरू हुई है और हमारे जिस नेतृत्व ने शुरू की है और जिनके नाम हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमने युवाओं को दिशा देना है, नंबर 1, विकसित भारत में योगदान देना है, नंबर 2, और दुनिया का गाइडेंस करना है, नंबर 3। ये तीनों ही दायित्व NYCS ने निर्वाह करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पीछे एक विचार है, हमारे पीछे एक ताकत है, हमारे पीछे एक दृष्टि है, हम उसके नाते ही जाने जाएंगे। इसलिए उसको स्थापित करना ये हमारी जिम्मेदारी है। आप सब इस कार्य में सफल हों, मेरी ओर से शुभकामनाएं देते हुए, मुझे मालूम नहीं था क्या बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी जो बात मुझे उचित लगी उतना विषय आपके बीच में रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। भारत माता की जय।